Hello friends, Rakesh Kapoor this side. I welcome you all in the video sessions of Judicial Competition Times. And today I am going to deal with Hindu Minority and Guardianship Act 1956. In this act I will be dealing with the different video sessions and I will be talking about the different aspects of Hindu Minority and Guardianship Act. So I am starting with the टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि ये एक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट से पहले अगर कोई लॉ प्रिवेल करता था तो वो क्या था, और अगर हमने कोई भी चेंजेस किए हैं इस लॉ में, यानी कि इंडियन माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस क्या हैं और कितने सेक्शंस हमारे इस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं और वो सभी सेक्शंस डिटेल में क्या क्या कहते हैं। तो बहरहाल इस सेक्शन में हम उनको डिटेल में तो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन आपके ओवरव्यू के पर्पस के लिए यहाँ पर हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो सेशन के साथ। सबसे पहले मैं हमारे इस एक्ट में दिए गए इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, यानी कि हमारा एक्ट क्या कहता है और कैसे इसकी बिगिनिंग हुई। जहाँ तक हमारे एंशिएंट हिंदू सिस्टम का सवाल है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप को लेकर कुछ खास लीगल फ्रेमवर्क में वर्क नहीं हुआ, इसीलिए इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी। अगर हम पुराने लॉ को देखें तो आप ये देखोगे कि जहाँ तक माइनर का सवाल था वो अपनी जॉइंट हिंदू फैमिली के साथ रहा करते थे और जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे वही उनको टेक केयर करते थे, उन्हीं को प्रोटेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते थे और उनको सुपरवाइज करते थे कि उनको लाइफ में क्या करना है या उनकी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, उनके लाइफ पार्टनर्स कैसा होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए। यानी कि उनकी अपब्रिंगिंग को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके मेंटेनेंस को लेकर जो भी रिस्पॉन्सिबल होती थी वो एक जॉइंट फैमिली होती थी और उसके फैमिली मेम्बर्स उसको देखा करते थे। तो लेट अस सी, अभी हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं एस्पेक्ट्स को वन आफ्टर अनदर यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक फैमिली का सवाल है, अभी हमने कहा ना एक जॉइंट फैमिली मेम्बर होते हैं, तो उस फैमिली का एक कर्ता हुआ करता था और वो उस माइनर चाइल्ड के ड्यू केयर, उसके प्रोटेक्शन और अपब्रिंगिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। अब ये बच्चे पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर भी जाते थे, गुरुकुल में भी जाते थे या किसी और यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स में जाते थे। तो जहाँ पर जाकर वो रहा करते थे, उनके जो टीचर्स होते थे, जो उनके गुरु होते थे, तो जब तक वो उन हॉस्टल्स में, उन गुरुकुल में रहा करते थे तो उनके जो गुरु होते थे वो उनके गार्जियन बन जाते थे until they are residing at those institutions। अब जहाँ तक हमारे इस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का सवाल है, ये अकेला एक्ट पास नहीं हुआ था। एक्चुअल में एक हिंदू कोड बिल पास हुआ, उसमें 4 बिल इंट्रोड्यूस हुए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये 4 एक्ट हमारे हिंदू कोड बिल में इंट्रोड्यूस हुए और ये सब जितने भी एक्ट पास हुए ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में उस समय पर पास हुए थे। तो बेसिकली इनका पर्पस क्या था, ये जो एक्ट हम लेकर आए हैं माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, इसको लाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके पीछे पर्पस क्या था। तो उन्होंने कहा कि द पर्पस वॉज टू डिफाइन द गार्जियनशिप रिलेशनशिप बिटवीन द अडल्ट एंड माइनर्स as well as between people of all ages and their respective property। तो सिंपली ये डिफाइन करना, ये परिभाषित करना कि माइनर और अडल्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है, जहाँ तक गार्जियनशिप का सवाल है, उसका रिलेशनशिप क्या होगा उसे परिभाषित करना, वो कैसे एस्टैब्लिश होगा, उनकी क्या एलिजिबिलिटीज़ होंगी, इन सबको डिफाइन करने के लिए इस एक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी और यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात की कि ठीक है हम ये एक्ट लेकर आए हैं
लेकिन इससे पहले भी तो कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब वो जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा था और बाद में हमने इस एक्ट को ले आया, तो दोनों में क्या क्या तब्दीलियां आई, दोनों में क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि पहले क्या लॉ एग्जिस्ट करता था और उसके बाद इस एक्ट के आने के बाद हमारे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सभी को मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर एनुमरेट किया है। क्योंकि मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, कई बार इंटरव्यू में, कई बार मेंस में, वो आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि पहले जो लॉ एग्जिस्ट करता था और अब आप लॉ लेकर आए हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर एनुमरेट करने की कोशिश की है। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जहाँ तक नेचुरल गार्जियंस की लिस्ट का सवाल है, यानी कि पहले तो बहुत सारे नेचुरल गार्जियंस थे हमारे पुराने लॉ में, जो भी एग्जिस्ट कर रहा था, जो चल रहा था, जो ओल्ड हिंदू लॉ था, उसमें जो लिस्ट ऑफ गार्जियंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ, उन्होंने क्या किया, इसको रिड्यूस करके 3 में कंसाइज कर दिया। यानी कि अगर अब हम नेचुरल गार्जियंस के बारे में बात करें तो 3 नेचुरल गार्जियन रह गए, फादर, मदर या हस्बैंड। ओके, तो ये तो हुआ जहाँ तक नेचुरल गार्जियंस का सवाल है। अब बात करते हैं कि इस नेचुरल गार्जियन में डी फैक्टो गार्जियंस भी हुआ करते थे। तो ये जो डी फैक्टो गार्जियंस थे, हमारे इस एक्ट के पास होने से पहले उनका क्या सिचुएशन था, क्या वो माइनर की प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में डील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो वो कहते हैं हाँ, हमारे इस एक्ट के पास होने से पहले उनके पास पावर थी और डी फैक्टो गार्जियंस के पास पावर थी कि वो माइनर की प्रॉपर्टी में डील कर सकते थे, वो उन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो उन्होंने डी फैक्टो गार्जियन की ये पावर छीन ली और उन्होंने कहा कि अब डी फैक्टो गार्जियन के पास ऐसी कोई पावर नहीं होगी जिसके तहत वो ऐसी प्रॉपर्टी को आगे डिवॉल्व कर सके किसी और पर्सन को या ट्रांसफ़र कर सके। उसके लिए कुछ हमें एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है, जैसे कोर्ट की परमिशन है, व्हाटएवर इट इज़। वो जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा एनेक्टमेंट, तब मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो चलिए अभी आगे आते हैं। अब आप लोगों से मैंने कहा कि 3 तरह के गार्जियन होते हैं, फादर, मदर एंड हस्बैंड। अब जहां तक मदर का सवाल है, क्या मदर पहले नेचुरल गार्जियन थी? वो कहते हैं नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन इस एक्ट में मदर को भी नेचुरल गार्जियन बनाया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो अगर फादर को नेचुरल गार्जियन बना रहे हैं आप, तो मदर को क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मदर भी नेचुरल गार्जियन की श्रेणी में आएगी, उसकी कैटेगरी में आएगी। ओके, तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4। आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्क्रीन पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 4 हमारा ये कहता है कि जहां तक टेस्टामेंट्री गार्जियन का सवाल था, अब आप सोच रहे होंगे सर टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होता है? देखिए, टेस्टामेंट्री गार्जियन वो होते हैं जिनको कोई भी नेचुरल गार्जियन या गार्जियन अपने मरने से पहले विल के थ्रू अपॉइंट कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बच्चे का ध्यान ये रखेगा, ये इसका गार्जियन होगा। लेकिन ये पावर तो अर्लियर पुराने लॉ में सिर्फ फादर के पास थी, लेकिन अब इस एक्ट के पास होने के बाद ये पावर मदर को भी दे दी गई। यानी कि नाउ मदर हैव अ पावर टू अपॉइंट बाय विल अ गार्जियन। ओके, सो दिस इज द अनदर थिंग। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। जहां तक बच्चे की कस्टडी का सवाल है, तो नॉर्मली ये कहते हैं कि फादर, क्योंकि नेचुरल गार्जियन है, तो प्रायर लॉ ये है कि फादर के पास उसकी कस्टडी होनी चाहिए। लेकिन जब लॉ में चेंजेस हुए तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मदर है, तो बच्चा अगर 5 साल से कम का है या 5 साल तक का है, तो उसकी ऑर्डिनरी कस्टडी मदर के पास ही रहेगी, क्योंकि मदर की केयर, उसकी कस्टडी, उसके प्यार दुलार, उसकी अपब्रिंगिंग की छोटे बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है। फादर उन सब चीज़ों को इस लेवल के ऊपर नहीं देख सकता। तो चाहे मदर का फीड है या उनका जो केयर है, जो ममता है, वो कहते हैं छोटे बच्चे को 5 साल तक उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ऑर्डिनरली कोर्ट ये ध्यान रखेगी कि वो मदर के साथ रहना चाहिए, ऐसा हमारा ये एक्ट कह रहा है। और यही मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में मेंशन किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर हमने बात की है कि दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ गार्जियन
if he or she has ceased to be Hindu or has renounced the world by becoming a सन्यासी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई पर्सन ने इस दुनिया का परित्याग कर दिया, उसने सन्यास ले लिया, वो हिंदू नहीं रहा, वो कन्वर्ट होकर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया, तो ऐसा पर्सन हिंदू माइनर का गार्जियन नहीं बन सकता। ओके और पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने कहा द एक्ट हैज कंसिडरेबली restricted the power of the natural guardian regarding alienation of the immutable property of the minor without the previous permission of the court। यानी कि पहले क्या लॉ था, पहले फादर के पास एक अनलिमिटेड पावर थी कि वो माइनर के पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजंस ले सकता था और माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता था, उसे एलिनेट कर सकता था। लेकिन यहां पर अब उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नेचुरल गार्जियन अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो एज अ मैटर ऑफ राइट ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कुछ चेंजेस इस एक्ट में लाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास कोई पॉइंट दिया है या नहीं जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 8। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पहले माइनर की भी शादी हो जाया करती थी, तो जब माइनर की शादी हो गई तो हस्बैंड भी माइनर और वाइफ भी माइनर। और थोड़ी देर पहले ठीक मैंने आपसे कहा कि फादर, मदर और हस्बैंड गार्जियन होते हैं। तो अगर हस्बैंड गार्जियन होते हैं और वो माइनर है तो क्या वो गार्जियन बन सकता है? वो कहते हैं नहीं। पहले ऐसे हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि माइनर खुद ही इनकैपेबल है, उसको खुद को ही गार्जियन की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली अगर वो हस्बैंड बन गया तो इस बात का लाइसेंस तो नहीं मिल गया ना कि वो हस्बैंड बन गया तो अब वो गार्जियन भी बन सकता है। तो हमारा एक्ट कहता है कि नो माइनर कैन हिमसेल्फ बी अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर माइनर। और अगर वाइफ ऑलरेडी माइनर है सो द हस्बैंड कैन नॉट क्लेम गार्जियनशिप ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर वाइफ। यू अंडरस्टैंड? सो ये बात इन्होंने यहां पर की है। चलिए, तो ये हुए उन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात जहां तक हमारे प्रीवियस जो लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे उनके कॉन्टेक्स्ट में जो चेंजेस हमारे न्यू एक्ट में हुए हैं वो मैंने 8 पॉइंट्स यहां पर आपको एनुमरेट करके बताए हैं। अब हम इस एक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि हम ये एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इस एक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब ये जो मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ये प्री के एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि यहां से आप फटाफट समराइज कर सकते हैं कि यार मेरे पास टोटल कितने सेक्शंस हैं और मुझे क्या क्या स्टडी करना है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन नंबर 1 के साथ। सेक्शन नंबर 1 यहां पर कहता है कि हमारे इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा। जैसे इसका शॉर्ट टाइटल है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ओके, और ये कहाँ एक्सटेंड करेगा? ये होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड करेगा। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड हो गया ना। आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में जो अमेंडमेंट आया है उसके बाद JNK इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया नाउ। तो अभी अगर मैं ये बोलूँ कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो चीज़ तो हिस्ट्री की बात हो गई, तो मैं उस बात को यहाँ पर नहीं बोलूँगा। अभी नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 में उन्होंने कहा है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल ऑफ एक्ट 8 ऑफ 1890। एक्चुअल में एक्ट ऑफ 1890 क्या है? एक्ट ऑफ 1890 गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है। यानी कि हमारा ये जो एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट से सप्लीमेंटल है, यानी उससे उसको सपोर्ट करेगा, उससे एक्स्ट्रा है। यानी जो प्रोविजंस वहां पर दिए गए हैं वो तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा ये वाले प्रोविजंस भी एक्ट करेंगे क्योंकि ये स्पेशली सिर्फ हिंदूज के बारे में बात कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हमारे इस एक्ट में दिया है या गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में दिया है वो आपस में इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, ये भी हम ध्यान में रखेंगे और यही हमारा सेक्शन नंबर 2 कहता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। अब हमारा ये जो एक्ट है ये किस पर अप्लाई होगा? अब क्योंकि इस एक्ट का नाम ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है तो नेचुरल सी बात है कि ये सिर्फ हिंदूज पर ही अप्लाई होगा। लेकिन ये हिंदूज होते कौन है? इसके लिए उन्होंने कैटेगरी दी है पूरी कि जैन हैं, बुद्ध हैं, वीर शैव हैं, है ना, आर्य समाज है, उनके फॉलोवर्स हैं। तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा जब सेक्शन नंबर 3 पर आऊंगा। इसके अलावा सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशंस दी हैं और 3 तरह की डेफिनेशन वहां पर दी हैं। माइनर कौन होते हैं, गार्जियन कौन होते हैं
और नेचुरल गार्जियन क्या होता है। अभी मैं इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज एक ही वीडियो में मुझे सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इनको मैं स्टेप बाय स्टेप अब मेरे बाकी के जो सेशंस हैं उनमें डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि मेरे पास डेफिनेशन में कौन कौन से डेफिनेशंस दी हैं, माइनर, गार्जियन और नेचुरल गार्जियन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 5 पर। सेक्शन नंबर 5 में उन्होंने कहा है ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस एनेक्टमेंट का, लेकिन किस पर? वो कहते हैं मान लीजिए कोई भी ऐसा एक्ट हमारा इस एक्ट से पहले एग्जिस्ट कर रहा हो या कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट कर रहा हो और वो इंडेरोगेट हो इन रिलेशन टू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, तो जितने पोर्शन तक वो हमारे इस एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट होगा तो वहां पर हमारा इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट उस लॉ पर करेगा। यानी कि हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट उन सारे प्रोविजंस पर ओवरराइड करेगा जहां तक माइनर और माइनर के गार्जियंस को लेकर कोई लॉ प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उनको डिफाइन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजंस हैं उनमें हमारा ये वाला एक्ट प्रिवेल करेगा, पुराने वाले प्रिवेल नहीं करेंगे। ठीक होगी बात? ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 5 में। ध्यान रखिए, मैं सेक्शंस बोल रहा हूँ, सेक्शन के साथ प्रोविजंस बोल रहा हूँ। आपको सेक्शंस के साथ प्रोविजंस भी याद रखनी है साथ साथ में। मेरा जो पर्पस है अदरवाइज वो विशिएट हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 6 पर। सेक्शन नंबर 6 में एनेक्टमेंट में उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने मेंशन किया है कि हिंदू माइनर के जो गार्जियन होंगे, वो नेचुरल गार्जियन होंगे, वो कौन होंगे। और 7 में उन्होंने बताया है, सेक्शन नंबर 7 में बताया है कि क्या अडॉप्टेड सन का भी कोई नेचुरल गार्जियन होता है, अगर होता है तो वो कौन होगा। और सेक्शन नंबर 8 में उन्होंने बात की है कि जो नेचुरल गार्जियन होते हैं जैसे कि फादर, मदर, हस्बैंड, इनकी क्या पावर्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम सेक्शन नंबर 8 में डील करते हैं। और जहाँ तक आपके सेक्शन नंबर 9 का सवाल है वो बात करता है टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड देयर पावर्स के बारे में। यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो टेस्टामेंट्री गार्जियंस होते हैं वो होते हैं जिनको उनके नेचुरल गार्जियन अपॉइंट करके चले जाते हैं अपने मरने से पहले थ्रू विल, कि मेरे मरने के बाद ये पर्सन मेरे बच्चे का गार्जियन होगा, उनको बोलते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो ये टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होंगे, उनकी क्या पावर्स होगी, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 10 में हम स्टडी करेंगे इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई माइनर है तो क्या वो किसी की प्रॉपर्टी का गार्जियन हो सकता है? जब वो पहले ही माइनर है, उसको खुद की ही एलिजिबिलिटी है नहीं कि वो गार्जियन बने, तो वो किसी और की प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में गार्जियन कैसे बनेगा। बहरहाल मैं यहाँ पर उसको कुछ विस्तार में बताना नहीं चाहता, डिटेल में बताना नहीं चाहता, जब सेक्शन आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने तो माइंड में आपके क्वेश्चन रेज किया है कि क्या माइनर किसी गार्जियन की प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में गार्जियन बन सकता है? वो कहते हैं नहीं, इनकैपेसिटेट है भाई, कैसे बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 11 और यहां पर हमने बात की है डी फैक्टो गार्जियन के बारे में। अब ये डी फैक्टो गार्जियन क्या है, इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है जब हमारा सेशन आएगा मैं तब दूंगा। तो क्या ये डी फैक्टो गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी में डील कर सकता है या नहीं, इसका सवाल हमें सेक्शन नंबर 11 में मिलेगा। और सेक्शन नंबर 12 में उन्होंने कहा है गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक माइनर है और वो किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है, अब उसके लिए अगर आप कोई गार्जियन अपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? तो सेक्शन नंबर 12 कहता है नहीं कर सकते। ओके, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो सेक्शन इस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का है वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। यानी कि अगर कोर्ट डिसाइड करेगी कुछ भी तो ये ध्यान रखेगी कि माइनर के वेलफेयर में ही हमें डिसाइड करना है। गार्जियन ठीक है अपॉइंट किया हमने, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन हमारे जो भी डिसीजन होंगे वो माइनर के वेलफेयर में होने चाहिए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव, जो चेंजेस हमारे प्रीवियस लॉ के कॉन्टेक्स्ट में थे वो,
और हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हम फर्दर अपने आने वाले सेशंस में डील करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी मेरे नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।